मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समीकरण क्या होता है ना। ये समीकरण जो है ये क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक दुकान है। ठीक है, कोई एक राशन की दुकान है। ठीक है, राशन की दुकान जिस पर चिंटुआ बैठा है। समझ में आ रहा है? कोई एक राशन की दुकान है जिस पर कौन बैठा है? चिंटुआ बैठा है। अब इधर से छोटुआ सामान लेने आता दुकान पे। कौन आता है सामान लेने? छोटुआ सामान लेने आता है। किसके दुकान पे? चिंटुआ के दुकान पे। अब ये छोटुआ 2 किलो आलू और 3 किलो प्याज लेता है। ठीक है, 2 किलो आलू और 3 किलो प्याज लेता है। अब ये छोटुआ चिंटुआ से पूछता है कि कितना हुआ, यानी ये दोनों को मिला के कितना कीमत हुआ। तो वो बताता है 120 रुपया। ठीक है, ये दोनों की कीमत कितनी हो गई? 120 रुपया। अब ये छोटुआ ये दोनों चीज को लेकर कहाँ चला जाता है? घर चला जाता है। तो घर पे जब जाता है तो छोटुआ की अम्मी पूछती है कि आलू कैसे किलो मिला। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि जो छोटुआ है इसको आलू की कीमत नहीं बताई गई थी। ये जो दोनों है प्याज और आलू और प्याज, ये दोनों को मिला के 120 रुपया लिया गया था, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि आलू का कितना हुआ और प्याज का कितना हुआ। तो जब छोटुआ को बताया ही नहीं गया था तो वो अपनी अम्मी को क्या बताता? तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आलू कितने रुपए किलो मिला है और प्याज कैसे किलो मिला है। ठीक है, तो छोटुआ की मम्मी बोलती है कि जाओ दुकान से पूछ के आओ। ठीक है, दुकान से जाओ पूछ के आओ और 1 किलो यानी आते वक्त 1 किलो आलू और 2 किलो प्याज और लेकर आना। ठीक है, यानी अभी जाओ और आलू और प्याज का अलग अलग कीमत पूछ के आओ और उसके बाद 1 किलो आलू 2 किलो प्याज आते वक्त साथ में लेते आना। ठीक है, तो ये छोटुआ यानी जाता है, उससे पहले क्या करता है कि उसे आलू और प्याज की कीमत नहीं पता होती है ना। जब वो दुकान पे जाता है तो 1 किलो आलू और 2 किलो प्याज ले लेता है। ठीक है, और फिर उसको वो 80 रुपये दे देता है। ठीक है, यानी वो दुकानदार चिंटुआ बोलता है कि टोटल 80 रुपया हुआ, तो छोटुआ फिर उसे 80 रुपये दे देता है और फिर घर चला आता है। यानी वो फिर दोबारा भी आलू और प्याज की अलग अलग कीमत पूछना भूल जाता है ना। तो अब क्या होता है देखिए, अब जब वो घर आता है तो फिर उसकी अम्मी पूछती है कि बेटा आलू और प्याज की क्या कीमत है, अलग अलग क्या कीमत है। तो वो बताता है कि फिर से भूल गया, मतलब पूछ नहीं पाया, है ना। तो उसे उसकी मम्मी फिर भेजती है, बोलती है तुम फिर जाओ दुकान और पूछ के आओ। तो छोटुआ अस्कता जाता है, मतलब नहीं, उसको जाने का मन नहीं करता दोबारा। तो वो क्या सोचता है कि क्यों ना हम यहीं पर यानी घर बैठे आलू और प्याज दोनों की कीमत निकाल लें, है ना। तो वो क्या करता है तत्काल के लिए कि 1 किलो आलू की कीमत को x मान लेता है। ठीक है, 1 किलो आलू की कीमत को क्या मान लेता है? x मान लेता है। और 1 किलो प्याज की कीमत को क्या मान लेता है? y मान लेता
ठीक है। तो उसने पहली बार में कितना आलू लिया था, 2 किलो आलू। तो ये 2 किलो आलू की कीमत कितनी हो जाएगी, अगर 1 किलो आलू की कीमत x रुपया है तो 2 किलो आलू की कीमत हो जाएगी 2x, यानी डबल x तो होगी ना 2x। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x आलू की कीमत हो गई पहली बार में। उसके बाद प्याज 1 किलो की कीमत है y रुपया, तो 3 किलो लिया था ना पहली बार, तो कितना हो जाएगा इसका 3y यानी ट्रिपल y। अब दोनों को जोड़ के उससे पहली बार में कितना लिया गया था 120 रुपया, यानी दोनों की कीमत मिला के उससे कितना लिया गया था 120 रुपया। ठीक है। अब जब वो दूसरी बार गया तो 1 किलो आलू लाया, तो 1 किलो आलू की कीमत क्या माना, वो x मान लिया था, तो 1 किलो आलू की कीमत x। अब उसके बाद 2 किलो प्याज लाया था, तो प्याज की कीमत वो क्या माना है y माना है, तो 2 किलो का हो जाएगा 2y, तो ये हो जाएगा प्लस 2y। और इस बार वो कितना दिया था, पूरा 80 रुपया दिया था, है ना, यानी दोनों की कीमत मिलाया कितना दिया था 80 रुपया। तो ये जो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों समीकरण बन रहा है, ये एक समीकरण है और रैखिक समीकरण। ये समीकरण क्यों है, अब ये समझिए। देखिए समीकरण की 2 विशेषता होती है। सबसे पहली विशेषता कि उसमें 2 साइड होता है, जैसे यहाँ पर ये हो गया एक साइड और ये दूसरा साइड, ये राइट और ये लेफ्ट। यहाँ पर भी देखिए ये भी राइट में है और ये लेफ्ट में है, तो समीकरण में 2 साइड होता है। और इसकी दूसरी विशेषता होती है कि दोनों साइड एकदम इक्वल होता है, यानी कोई दोनों में से कोई भी साइड एक दूसरे से बड़ी या छोटी नहीं हो सकती है, दोनों एकदम इक्वल ही होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक साइड हो गया और ये एक साइड, तो यहाँ पर जब इसको यानी छोटुआ को x यानी आलू की कीमत पता चलेगी तो x की जगह वो क्या रख देगा आलू की कीमत, और प्याज की कीमत पता चलेगी तो प्याज की कीमत रख देगा, और उसके बाद दोनों को मिलाएगा, अगर बराबर मिल जाएगा तो समझेगा कि ठीक दाम दिया गया है। और अगर मान लो नहीं मिला, इसलिए कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया, तो समझ में आएगा कि ज़्यादा पैसा लिया है। और अगर मान लो ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया, तो समझ में आएगा उसे कि ये वो कम पैसा लिया दुकानदार, है ना। तो यहाँ पर समीकरण में समझ में आ गया आपको कि समीकरण जो होता है उसका 2 साइड होता है, ठीक है, और दोनों साइड बराबर होता है, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ 2x आप प्लस 3y लिखते हैं तो ये एक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही साइड है, ये 2 पद है लेकिन साइड एक ही है ना, साइड एक ही है। अगर बराबर हम कुछ और लिख देते हैं, यानी जैसे यहाँ पर कीमत है तो हम कीमत लिख दिए टोटल, है ना, तो बराबर अगर कुछ रहे बीच में बराबर या कहीं पर बराबर आए तभी वो समीकरण होगा, है ना, यानी 2 साइड होना ही चाहिए समीकरण में। और उसके बाद दूसरी विशेषता ये भी है कि दोनों साइड एकदम बराबर ही होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। अब देखिए समीकरण आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है कि रैखिक समीकरण, है ना, और वो भी कितने चर वाले, तो 2 चर वाले। तो यहाँ पर आप 2 चर देख सकते हैं, एक x है और एक y है, 2 चर है ना, x भी चर है और y भी चर है, तो 2 चर वाला हो गया समीकरण। अब रैखिक है कि नहीं ये हम देखते हैं, है ना। तो रैखिक होता क्या है ये समझते हैं पहले, ठीक है। रैखिक क्या होता है, देखो रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसका हम लोग ग्राफ जब निकालते हैं तो उसका जो सारा बिंदु होता है वो सारे बिंदु मिलकर एक सरल रेखा बनाता है, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पर दोनों में से कोई एक समीकरण लेते हैं, जैसे x + 2y, ठीक है। तो x + 2y का हम पहले ग्राफ निकाल लेते हैं, ठीक है। x + 2y, x + 2y = 80, है ना। हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये रैखिक समीकरण है या नहीं है। तो x + 2y = 80 है ना, तो हम क्या करते हैं x को इधर रख लेते हैं, ये 80 उधर आ जाए, इस 2y को उधर ले आते हैं हम, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2y, है ना। अब अगर हम y का मान लेंगे यहाँ पर तो x का मान खुद निकल कर आएगा। तो पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, ये x ये y। अगर हम यहाँ पर y का मान लेते हैं 30, तो x का मान क्या आएगा, x बराबर हो जाएगा 80 - 2, y का मान हमने क्या लिया है 30 लिया है, तो 30 दूना क्या हो जाएगा 60, यानी 80 - 60 बराबर क्या बच जाएगा
20 है ना। तो x का मान क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब मान लो अगर हम इसका मान ले लेते हैं इसका 40, ठीक है। y का मान अगर 40 ले लेते हैं तो ये भी 40 गुना 80 हो जाएगा और 80 में से 80 घटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा x का मान 0। अगर हम इसका मान ले लेते हैं कितना, इसका मान अगर हम 20 ले लेते हैं, ठीक है, y का मान 20 ले लेते हैं तो इसका मान क्या बच जाएगा 40 बच जाएगा, ठीक है। यानी अब ये x और y दोनों का बिंदु निकल गया, मान निकल गया। अब हम इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं। देखिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये हो जाएगा, हम देखिए यहाँ 80 है ना, यानी 20 30 40 ये सब है, तो हम इसको 10 के रेंज में लेंगे, यानी 1 2 3 नहीं लेंगे, 10 के रेंज में लेंगे। तो ये पहला हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 20, ये 30 और ये 40। अब ये भी हो जाएगा कितना, -10 -20 -30 -40। ये भी हो जाएगा -10 -20 -30 -40। और ये भी हो जाएगा कितना 10 20 30 40। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हम छोटा बना दिए हैं, लेकिन ये दोनों के बीच यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 और 10 के बीच की दूरी कितनी है, जितनी है उतनी ही 10 और 20 के बीच की भी दूरी होनी चाहिए, ठीक है ना, ग्राफ में। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले x का मान क्या है 20 है और y का मान 30 है। तो x का मान 20 कहाँ है, x का मान 20 यहाँ है और y का मान 30 ऊपर है, यानी ये रेखा ऐसे आएगी और ये इस तरह से यहाँ पर बनेगा बिंदु, पहले आता है x का मान और बाद में y का मान, तो ये आ गया 20 30, पहला बिंदु बन गया। अब दूसरी बार में x का मान 0 है और y का कितना है, y का 40 है, तो x का 0 यहाँ होगा और y का 40 कहाँ होगा, y का 40 यहाँ होगा, है ना। यानी पहला x का आएगा 0 और y का 40 आएगा। अब उसके बाद तीसरा में x का 40 है और y का कितना है 20 है, तो x का 40 यहाँ है और y का 20 कहाँ है, यहाँ है। तो ये रेखा इस तरह से जाएगी और ये ऐसे आएगा, यानी यहाँ बिंदु बनेगी, ये आएगा 40 और 20। अब देखिए ये तीनों बिंदु जो बना, ये तीनों बिंदु मिलकर एक सरल रेखा बनाती है। देखो यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन जब आप कॉपी पर या ग्राफ पर बनाएंगे तो ये एकदम सीधा आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो समीकरण हमने लिया था, ये समीकरण, इस समीकरण का हमने 3 बिंदु निकाला, ठीक है। आप जितना भी बिंदु निकाल लें, ये एक सारा बिंदु मिलकर एक सरल रेखा ही बनाएगी। तो यहाँ पर हमने 3 बिंदु लिया था, तीनों बिंदु मिलकर एक सरल रेखा का निर्माण कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रैखिक समीकरण है। अब आप ये सोच रहे हो कि हमने इस समीकरण को क्यों नहीं लिया, तो इस समीकरण में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हालांकि ये भी रैखिक समीकरण है, इसका भी अगर हम ग्राफ बनाए तो एक रैखिक ही आएगा, एक इसी तरह सरल रेखा आएगा, ठीक है। लेकिन हम इसमें इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये भी समीकरण रैखिक है और ये भी समीकरण रैखिक है। अब ये ध्यान दीजिए कि हम पहचान कैसे सकते हैं कि कौन सा समीकरण रैखिक है और कौन सा समीकरण रैखिक नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि समीकरण का अधिकतम घात 1 है ना, यानी दोनों चर है यहाँ पर, तो दोनों चर का देखिए अधिकतम घात इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। तो अगर समीकरण में चर का अधिकतम घात सिर्फ और सिर्फ 1 हो तो हम उस समीकरण को कहते हैं क्या, रैखिक समीकरण। 1 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और ना ही 1 से कम होनी चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ अगर 1 हो तो हम क्या कहेंगे कि वो एक रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर भी x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर भी y का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये भी एक रैखिक समीकरण है, तो ये भी एक रैखिक समीकरण होगा, है ना। समझ में आ गया, तो ये दोनों रैखिक समीकरण। अब ये समझ में आ गया आपको कि ये 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण है और ये भी 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण है। लेकिन अब युग्म की बात हो रही है ना, तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी 2 या 2 से अधिक का जोड़ा। तो यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा है, यानी एक स्थिति पहले वाली थी कि पहली बार में जो छुटवा था वो
2 किलो आलू और 3 किलो प्याज लाया था, और दूसरी बार में फिर जाके 1 किलो आलू और 2 किलो प्याज लेकर आया, है ना। तो ये दो स्थिति बन गई। तो पहली बार की स्थिति को हम ऊपर वाले समीकरण से दर्शाए हुए हैं और दूसरी वाली स्थिति को नीचे वाले समीकरण से। तो ये दोनों रैखिक समीकरण है, तो दोनों मिलाकर एक युग्म बन रहा है ना, एक जोड़ा बन रहा है। तो हम इसे ही कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। अब देखिए, अभी तक चिंटुआ जो है आलू और प्याज का जो कीमत है अलग अलग वो नहीं निकाल पाया। तो अब यहाँ पर अगर वो आलू की कीमत को क्या माना है, x माना है, और प्याज की कीमत को y, तो अगर वो x का मान और y का मान, x का मान निकाल लेगा तो उसको आलू की कीमत मिल जाएगी, और y का मान निकाल लेगा तो प्याज की कीमत मिल जाएगी। तो इसी समीकरण को वो हल करेगा, ठीक है, हल करेगा, और उसके बाद यहाँ पर से x और y का मान निकालेगा। तो अब इस समीकरण को हल करने के लिए टोटल 4 विधि है, ठीक है। पहली विधि है ग्राफीय विधि, इस तरह की जो होती है वो, और दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विलोपन, और चौथी है वज्र गुणन। ठीक है, हम ये चारों विधि को बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस समीकरण में जो हम इस समीकरण को अगर हल करेंगे तो ग्राफीय विधि से तो इस तरह का आएगा, लेकिन आगे जब प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि से हम हल करेंगे इसको, तो यहाँ पर x और y का मान तीनों विधि से एकदम बराबर आएगा, ठीक है। यानी किसी भी विधि में कम या बेसी नहीं आ सकता है, तीनों विधि से x और y का मान जो है ना वो एक ही समान आएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग रैखिक समीकरण युग्म, और इसी को हल करना हम लोग अगले एक्सरसाइज से शुरू करेंगे।